हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा साइकोलॉजी ऑफ वुमेन का चैप्टर है वो है थ्योरीज ऑफ फेमिनिनिटी। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी ऑफ फेमिनिनिटी। इंट्रोडक्शन है। सिगमंड फ्राइड ने साइकोएनालिसिस की बुनियाद रखी जिसमें उन्होंने इंसान के अनकॉन्शियस माइंड, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और सेक्सुअल ड्राइव्स को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अहम समझा। उनके नज़रियात ने साइकोलॉजी में एक इनकलाब पैदा किया और फेमिनिनिटी की समझ में भी उनका अहम किरदार है। अब हम बात करते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस पर। अब फ्राइड के मुताबिक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बचपन के 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से गुजरकर होती है। फर्स्ट है ऑरल स्टेज, जिसमें बच्चा जब पैदा होता है उससे 1 साल तक ये स्टेज रहती है। इस स्टेज में बच्चा अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए मुंह का इस्तेमाल करता है, फीडिंग, सकिंग, बाइटिंग, और उसे प्लेजर मिलता है। अगर इस स्टेज में कोई फिक्सेशन हो जाए तो आगे चलकर स्मोकिंग, ओवर ईटिंग और नेल बाइटिंग जैसे हैबिट्स पैदा हो सकते हैं। फिर एनल स्टेज आती है 1 से 3 साल तक। इसमें बच्चा अपने बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करना सीखता है। पोटी ट्रेनिंग के दौरान अगर पेरेंट्स बहुत सख्त हो तो बच्चा परफेक्शनिस्ट और या ऑब्सेसिव हो सकता है। अगर बहुत रिलैक्स्ड हो तो बच्चा केयरलेस या मैसी हो सकता है। फैलिक स्टेज आती है। फिर इसमें क्या होता है, यहाँ बच्चा अपनी जेनेटिकल ऑर्गन को डिस्कवर करता है और सेक्सुअल आइडेंटिटी डेवलप होती है। इस स्टेज में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं। फिर लेटेंसी स्टेज आती है। सेक्सुअल इंपल्सिव डोमिनेंट हो जाते हैं। बच्चा सोशल इंटरेक्शन, एजुकेशन और हॉबीज पर फोकस करता है। फिर जेनिटल स्टेज आती है। सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं फिर से एक्टिवेट होते हैं और इंडिविजुअल मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ता है। फिर आता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में होता है। लड़का अपनी माँ से अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर रखता है और बाप को राइवल समझता है। उसमें कस्ट्रेशन एंजाइटी पैदा होती है, यानी उसे डर होता है कि बाप उसे पनिश करेगा। इस टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए लड़का अपने बाप से आइडेंटिफाई करता है और मेल जेंडर रूल्स अडॉप्ट करता है। फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है लड़कियों में। लड़की जो होती है अपने बाप से अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर रखती है और माँ से जेलसी फील करती है। इससे पीनस एनवी पैदा होती है क्योंकि लड़की को एहसास होता है कि उसके पास पीनस नहीं है। वो अपनी माँ से दूरी महसूस करती है और बाप से अटैचमेंट डेवलप करती है। हमने जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में पीनस एनवी की बात की है, फ्राइड ने पीनस एनवी को फेमिनिनिटी की डेवलपमेंट में सेंट्रल माना है। उनके मुताबिक लड़की जब अपनी सेक्सुअल इन्फीरियरिटी को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो अपनी माँ से आइडेंटिफाई करती है और फीमेल जेंडर रूल्स अडॉप्ट करती है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा क्योंकि इसमें लड़कियों को मर्दों से कमतर समझा गया। फिर इसमें हमने बात की थी रेजोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की, कि लड़कों में जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को रिजॉल्व करने के लिए लड़का अपने बाप से आइडेंटिफाई करता है, उसको नॉर्म्स और वैल्यूज को अडॉप्ट करता है और मेल जेंडर आइडेंटिटी को अपनाता है। और लड़कियों में क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को रिजॉल्व करने के लिए लड़की अपने माँ से आइडेंटिफाई करती है, फीमेल जेंडर रूल सीखती है और सोसाइटी में अपनी जगह बनाती है। क्रिटिसिज्म ऑफ फ्राइड थ्योरी, जेंडर बेस पर क्रिटिसाइज किया गया था कि फ्राइड की थ्योरी पर इल्जाम है कि वो मर्दों के नजरिए से फेमिनिटी को देखती है। फिर कल्चरल लिमिटेशंस, उनकी थ्योरीज यूरोपियन स्पेशली ऐसे सोसाइटीज पर बेस हैं जो आज के दौर और मुख्तलिफ कल्चर्स पर अप्लाई नहीं होती। फिर लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, फ्राइड का कॉन्सेप्ट जैसे कि अनकॉन्शियस माइंड और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस साइंटिफिकली टेस्टेबल नहीं है, तो इस तरह इनको क्रिटिसाइज किया गया था। लेगेसी ऑफ फ्राइड थ्योरी, इसके बावजूद कि फ्राइड की थ्योरीज पर तनकीद की गई है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी में अहम है, उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की अहमियत को हाईलाइट किया। जैसे कि अगर एक लड़की अपनी माँ से दूरी महसूस करती है और बाप से बहुत अटैच, तो फ्राइड के मुताबिक ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की निशानी हो सकती है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि फैमिली डायनामिक्स और पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो रहा हो। नेक्स्ट थ्योरी है किरण हॉर्नी की थ्योरी ऑफ फेमिनिनिटी। इसमें इंट्रोडक्शन देखें तो किरण हॉर्नी जो जर्मन अमेरिकन साइको एनालिस्ट थी, जो न्यू फ्राइडन स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखती थी, उन्होंने फ्राइड की थ्योरीज को चैलेंज किया और फेमिनिनिटी को समझने के लिए नई अप्रोचेस पेश की। इनके जो फर्स्ट है रिजेक्शन ऑफ पीनस एनवी को क्रिटिसाइज किया। हॉर्नी ने पीनस एनवी को रिजेक्ट किया और कहा कि लड़कियों में ऐसी कोई डिजायर नहीं होती।
फिर इन्होंने एक अल्टरनेट कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कहा कि असल में मर्दों में वोम एनिवी होता है, यानी औरतों की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी से जेलसी। इन्होंने कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स दिए। हॉर्नी ने एम्फसाइज किया कि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स औरतों की साइकोलॉजी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत अहम है। इन्होंने जेंडर इनक्वालिटी पेश की सोसाइटी में, और मर्दों और औरतों के दरमियान इनक्वालिटी औरतों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर सकती है। फिर इन्होंने पावर डायनेमिक्स कहा, इनका मर्दों की डोमिनेंस और औरतों की सब मैसिवनेस सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल नहीं। हॉर्नी ने फिर बेसिक एंजाइटी और न्यूरोसिस पर बात की। बेसिक एंजाइटी, हॉर्नी के मुताबिक बच्चे में बेसिक एंजाइटी तब पैदा होती है जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, जैसे प्यार, सिक्योरिटी और गाइडेंस। फिर उन्होंने न्यूरोटिक नीड्स पर बात की। इस एंजाइटी को कोप करने के लिए इंसान में 10 न्यूरोटिक नीड्स डेवलप होती हैं, जैसे अप्रूवल की तलाश, पावर की ख्वाहिश वगैरह। नेक्स्ट आता है कॉपिंग स्ट्रेटजीज। मूविंग टुवर्ड पीपल, मतलब अफेक्शंस और अप्रूवल हासिल करने की कोशिश। फिर मूविंग अगेंस्ट पीपल, पावर और कंट्रोल हासिल करने की कोशिश। मूविंग अवे फ्रॉम पीपल, आइसोलेशन और इंडिपेंडेंस की तरफ रुझान। तो ये चीजें भी कॉपिंग स्ट्रेटजीज पैदा होती हैं इंसान में। फिर आता है रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। अब हॉर्नी ने कहा कि हर इंसान में एक रियल सेल्फ होता है और एक आइडियल सेल्फ। जब इन दोनों में ज्यादा फर्क हो तो न्यूरोसिस पैदा होते हैं। फिर आता है फेमिनिन साइकोलॉजी, कि हॉर्नी ने इस पर क्यों काम किया। फोकस ऑन वुमेन एक्सपीरियंस, हॉर्नी ने औरतों की एक्सपीरियंस को उनकी अपनी राइट पे स्टडी किया, राइट में स्टडी किया, ना कि मर्दों की पर्सपेक्टिव से। उन्होंने कहा एम्पावरमेंट। उन्होंने औरतों की इनकरेज किया है कि वो अपनी एबिलिटीज पर यकीन रखें और सोशली चैलेंज करें। अगर एक लड़की सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपनी ख्वाहिशात को दबा लेती है, सिर्फ दूसरों की खुशनुदी के लिए जीती है, तो हॉर्नी के मुताबिक वो मूविंग टूवर्ड पीपल की न्यूरोटिक नीड की शिकार है। थर्ड थ्योरी है नैन्सी चौडरॉ की थ्योरी ऑफ फेमिनिटी। इसकी इंट्रोडक्शन देखें तो नैन्सी चौडरॉ एक अमेरिकन सोशलिस्ट और साइको एनालिस्ट हैं, जिनके काम फेमिनिस्ट थ्योरी और साइको एनालिसिस के इंटीग्रेशन पर मुबनी है। उन्होंने जेंडर आइडेंटिटी और फीमेल स्ट्रक्चर पर गहरी रिसर्च की। नैन्सी चौडरॉ ने जो फर्स्ट बात की थी रिप्रोडक्शन और मदरिंग के बारे में, इन्होंने कहा कि औरतों का मदरिंग रूल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ये ऐसे प्रोसेस हो सकता है कि लड़कियां अपनी माँ से क्लोज रिलेशनशिप की वजह से मदरिंग रूल्स अडॉप्ट करती हैं। फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी दी। इसमें फर्स्ट था इमोशनल अटैचमेंट। बच्चे की आइडेंटिटी उनकी अर्ली इमोशनल रिलेशनशिप से शेप होती है। मदर डॉटर रिलेशनशिप, लड़कियां अपनी माँ से स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बनाती हैं, जो उनकी फेमिनिटी और नर्टरिंग एबिलिटीज को डेवलप करता है। अगर हम बात करें फेमिनिस्ट साइकोएनालिसिस पर, तो री इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोएनालिसिस, री चौडरॉ ने साइकोएनालिटिक कॉन्सेप्ट को फेमिनिस्ट लेंस से देखा और उनकी री डेफिनेशंस की। क्रिटिसाइज ऑफ ट्रेडिशनल रूल्स, उन्होंने ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स को चैलेंज किया और इक्विटेबल फैमिली स्ट्रक्चर की हिमायत की। अगर एक लड़की अपनी माँ को देखकर नर्सिंग या टीचिंग जैसी प्रोफेशंस को चूज करती है, तो चौडरॉ की थ्योरी के मुताबिक है, क्योंकि वो नर्टरिंग रूल्स को अपना रही है। नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरीज। इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इंट्रोडक्शन सोशल लर्निंग थ्योरी के मुताबिक लोग अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं और बिहेवियर ऑब्जर्वेशन और इमिटेशंस के जरिए एक्वायर होता है। इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस भी शामिल है। इसमें एल्बर्ट बंडोरा ऑब्जर्वेशन लर्निंग है। बोबो डॉल एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस में बच्चों ने एक मॉडल को एग्रेसिव बिहेवियर करते हुए देखा और फिर उसको इमिटेट किया। इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें तो बिहेवियर सिर्फ डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन से भी सीखा जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ सोशल लर्निंग, इसमें फर्स्ट आता है अटेंशन, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। रिटेंशन, उस बिहेवियर को याद रखना। रिप्रोडक्शन, उस बिहेवियर को परफॉर्म करना। मोटिवेशन, बिहेवियर को परफॉर्म करने की ख्वाहिश होना जो रीइंफोर्समेंट से बढ़ सकती है। फिर आता है जेंडर रोल एक्विजिशंस। इसमें पेरेंटल इन्फ्लुएंस होते हैं। पेरेंट्स लड़के और लड़कियों के लिए मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। लड़कियों के लिए डोल्स, कुकिंग सेट्स, पिंक कलर, इस तरह के ना। तो फिर लड़कों के लिए क्या होता है, कार, स्पोर्ट, ब्लू कलर।
तो पीयर इन्फ्लुएंस बच्चे अपने हम उम्र लोगों से भी जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंस, कार्टून्स, मूवीज और एड्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करते हैं। फिर आता है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। इसमें फर्स्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आपको पता है जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर प्राइज या रिवार्ड मिले तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। पनिशमेंट क्या होता है? जेंडर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर तनकीद या नेगेटिव कमेंट मिले तो ये पनिशमेंट। लास्ट है कॉग्निटिव फैक्टर्स। स्टूडेंट सेल्फ एफिशिएंसी फर्स्ट आता है, अपनी एबिलिटीज पर यकीन रखना बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इंडिविजुअल बिहेवियर और एनवायरनमेंट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि अगर एक लड़का बारबी डॉल से खेलना चाहता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसे मना करते हैं और कार या गन देते हैं तो वो सोशल प्रेशर की वजह से अपने बिहेवियर चेंज कर सकता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।